हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इस कोविड-19 से बचने के लिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी होगी। आप लोग सभी अपने घर पर अच्छे से होंगे। मैं सीए विकास शर्मा, जैसा कि आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया गया था, कुछ नए सेशन लेके आया हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट सेशन, जिसका टॉपिक रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस, ओरिजिन ऑफ इनकम टैक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशंस अंडर द इनकम टैक्स, cases when the income of previous year will be assessed in a previous year itself, computation of income tax rate for the assessment year, surcharge and education cess. कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। अगर आप लोगों के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स आई हो तो आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप मेरी वीडियोस जैसे जैसे देखेंगे आपको सारी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्या? वो बेसिकली टैक्स के बारे में है। एंड मैं आपको बता दूं, ये वीडियो स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए डिजाइन नहीं की गई है। इस वीडियोस को प्रोफेशनल्स लोग भी देख सकते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी देख सकते हैं एंड बिगिनर्स भी देख सकते हैं। The agenda of this session is particularly to train the people under the income tax basic knowledge. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी जो लोग वर्किंग हैं और इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं। आज यहां से उन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है जो इनकम टैक्स में लर्निंग डेवलप करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, बेसिक जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सेस क्या हैं। टैक्सेस आप सभी को पता है, आप पे करते हैं टैक्सेस। किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। कैसे पे करते हैं? किस फॉर्म में पे करते हैं? गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेती है? आप गवर्नमेंट को टैक्सेस क्यों देते हैं? कब देते हैं? ये सारी चीजें हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होते हैं? जो टैक्स किसी एक पर्सन के ऊपर इंपोज किए जाते हैं और उसी पर्सन से कलेक्ट भी किए जाते हैं। इट मींस गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं एक टैक्स एक पर्सन के ऊपर इंपोज करूंगी और उसी पर्सन से कलेक्ट भी करूंगी। जहां पर आप एक टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? वो टैक्सेस जो लगाए तो किसी एक पर्सन पर जाते हैं बट कलेक्ट किसी और पर्सन से किए जाते हैं। इट मींस इंपोजिशन होता है किसी दूसरे पर्सन पर, कलेक्शन होता है किसी दूसरे पर्सन से। मतलब सरल भाषा में अगर हम बात करें तो ये वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है और ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति से कलेक्ट भी किया जाता है। इसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमारा एग्जाम्पल आता है जीएसटी का, और आप सभी जानते हैं जीएसटी लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है या लगाया किसी एक्टिविटी पर जाता है, जबकि कलेक्ट किसी और से किया जाता है। या यहां पर मैं कह सकता हूं कि जीएसटी इंपोज होता है किसी और पर बट उसकी कलेक्शन किसी और से की जाती है, बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाता है। आई होप मैं यहां तक सभी को क्लियर हूं कि हमारे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
कस्टम ड्यूटी भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जांपल है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती है, हालांकि एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी है आज फॉर द टाइम बीइंग, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड गेट द फॉरेन करेंसी इन इंडिया। बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो कस्टम ड्यूटी विच इंक्लूड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी आर कवर्ड अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और जीएसटी तो आप सभी जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे फेमस एग्जांपल है। सो हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज बेसिकली, मैं आपसे अगर पूछूं कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होगी, तो क्या तरीके हैं जिनसे कि गवर्नमेंट अपने पास पैसा लाके उन खर्चों को पूरा कर सके। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं तो आप लोगों का जवाब यही आएगा कि सर गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस लगाकर ही अपने फंड्स को पूरा करती है, या कोई चार्जेस या कोई फीस या कोई लेवी, किसी भी नाम से वो लेवी करके अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। सो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो टैक्स की बात कर रहे हैं। और टैक्स के अंदर एक मैं आपको खास बात बता दूं, टैक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो कभी भी वॉलेंटरी नहीं होता। इट्स नॉट लाइक अ डोनेशन कि आपका मन किया, आपने गवर्नमेंट को जाकर 2 लाख 10 लाख 15 लाख 2 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए, ऐसा कह के कि ये लो जी मेरे लिए मेरा टैक्स है और रख लो। सो टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी, टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज। टैक्स हमेशा एक मैंडेटरी चार्ज रहता है जो कि इंपोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू मीट द पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पैसा लेके क्या करेगी? हम लोगों के ऊपर ही तो खर्च करेगी ना। हमारी एजुकेशन है, हमारी नेशनल सिक्योरिटीज है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए, इन सभी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स की कलेक्शन करती है, टैक्स का इंपोजिशन करती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, टैक्स और फी दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट हमसे फीस भी चार्ज करती है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी चार्ज करती है, बट दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जब आप आरओसी में, एमसीए में कोई आरओसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आरओसी एमसीए आपसे उसकी रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करता है। वो जो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज होती है वो टैक्स नहीं होता, हालांकि वो मैंडेटरी होता है पे करना, बट वो टैक्स नहीं होता। अगर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊं टैक्स और फीस में, तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट आपको उसके बदले में कोई सर्विस नहीं देती, हालांकि वो बाद में आप ही के लिए काम करती है, उसी फंड्स को लेके आप ही को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, बट स्पेसिफिक 1-to-1 सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कराती। मतलब आपने अगर टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट केवल आपको सर्विस नहीं देगी, उस टैक्स को पूल करेगी और पूल करने के बाद सबको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जबकि गवर्नमेंट फीस के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, एक अमाउंट चार्ज होता है और उस अमाउंट के बदले में, उसके कंसिडरेशन में आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं और वो 1-to-1 सर्विसेज ही होती हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया, आप आरओसी में कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आपको आरओसी ने दी है, जो कि 1-to-1 रिलेशन है। वो फैसिलिटी केवल आपको दी गई है, ना कि आपका पैसा लेके किसी और को दी गई है। होप एम आई क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर ऑन द गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड डैम्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। सो डियर, बात करते हैं हम पावर टू लेवी टैक्सेस। अब हमने ये तो समझ लिया टैक्सेस है, लेकिन हम ये कैसे समझे कि टैक्स लगाने की पावर किसे है? क्या मैं आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कल आप जब मेरा वीडियो सेशन देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एज एन टैक्स पे करना पड़ेगा? नो, आई कैन नॉट से, बिकॉज मेरे पास पावर नहीं है टैक्सेस लगाने की। इवन मैं अगर बात करूं तो हर किसी के पास पावर नहीं है
पावर जो आती है टैक्सेस लगाने की वो बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ आती है। इट मींस नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई टैक्स कभी भी नहीं लगाया जा सकता, ना कलेक्ट किया जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक हम उसका एक एप्रोप्रिएट लॉ ना बना दे। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी एक अपने आप में लॉ है, जीएसटी लॉ है तभी हम उस पर टैक्स लगाते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स भी एक अपने आप में लॉ है, हम इनकम टैक्स लगाते हैं। इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे लॉ हैं जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाते हैं। सो यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है कहने का वो ये है कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के नहीं लगाया जा सकता, और लॉ बनाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी हुई है अंडर आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दे देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश में कभी भी अगर कोई कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो उस कानून को बनाने की पावर पार्लियामेंट को या स्टेट अथॉरिटीज को दी गई है, वो कानून बना सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम ये समझ लेंगे, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे कि कौन से कानून पार्लियामेंट बनाएगी और कौन से कानून स्टेट असेंबली बनाएगी। ये आप आने वाले वीडियो पार्ट में समझ जाएंगे, राइट। सो आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 के अंतर्गत पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है फॉर द होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक अ लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। आप यहां पर कीवर्ड को नोट कीजिएगा। पार्लियामेंट पूरे इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है, जबकि लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मतलब स्टेट असेंबली कानून बना सकती है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट या उस स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए। आप यहां पर क्लियर है? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है आज की डेट में, जो मेजोरिटी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी है। सो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में है, वो अपना कानून बना सकती है, जो कानून पूरे इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। जबकि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, हरियाणा सरकार की बात करूं, पंजाब सरकार की बात करूं, राजस्थान सरकार की बात करूं, तो वो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो अपना कानून बना सकती हैं फॉर पर्टिकुलर देयर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ देयर स्टेट ओनली। होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो आर्टिकल 246 एक और चीज कहता है। आर्टिकल 246 में हमने दोनों गवर्नमेंट्स को अलग अलग पावर दी गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, एक स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मींस जो पूरे इंडिया को रूल करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट मींस जो पूरे एक पर्टिकुलर स्टेट को रूल करेगी। सो यहां पर सेक्शन 246 सब्जेक्ट मैटर की बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों गवर्नमेंट्स को अलग अलग मैटर्स पर डिसीजन लेने की, कानून बनाने की पावर दी है। सो इस लैंग्वेज को थोड़ा टेक्निकली अभी पढ़ लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस इसका अभी कर लेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 and 3। मतलब नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब आप लोगों के लिए मैं बता दूं, यहां पर ये होता है नीचे लिखी गई जितनी भी बातें हैं, ऊपर लिखी गई जितनी भी बातें हैं, सब बेकार हैं। उन बातों को इग्नोर करते हुए ये जो क्लॉज कह रहा है वो चलेगा। सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 and 3 जो नीचे लिखा है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई है लॉ बनाने की, विद रेस्पेक्ट टू any of the matter enumerated in the list 1 in the 7th schedule, that is to be called union list।
डियर, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दे दी गई है उन सभी मैटर्स के लिए जो कि हमने लिस्ट 1 में लिखे हैं। अभी आगे जाके आप समझोगे कि लिस्ट 1 में क्या आता है, लिस्ट 2 में क्या आता है, लिस्ट 3 में क्या आता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ सब बेकार, नीचे लिखा हुआ सब बेकार, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2 and 3, 2 और 3 में जो लिखा है वो छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लॉज 1 में हमने पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दी कि वो कोई भी कानून बना सकती हैं उन मैटर्स से रिलेटेड जो कि लिस्ट 1 में लिखे गए हैं, और इसको हम कहेंगे यूनियन लिस्ट। क्लॉज नंबर 2, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग क्लॉज 3, मतलब जो क्लॉज 3 में लिखा है वो बेकार है, छोड़ देते हैं। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1, the legislature of any state also have power to make law with respect to any matters enumerated in the list 3 in the 7th schedule, that is to be concurrent list। मतलब पहली लिस्ट हमारे सामने आई यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट में हमने बात करी कॉन्करेंट लिस्ट की, और कॉन्करेंट लिस्ट में हमने एनालिसिस ये किया कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर रहेगी कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं जो मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अभी तक का फिर से एक बार देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट में पावर किसे दी गई है? पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है यूनियन लिस्ट में लिखे गए मैटर्स पर कानून बनाने के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट की पावर दी गई है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को मिलाकर। दोनों के पास पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए दिए गए मैटर्स पर कानून बनाने की। तीसरा क्लॉज भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द क्लॉज 1 and 2, मतलब ऊपर जो लिखे गए हैं उन बातों को ध्यान रखते हुए, स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली, मतलब दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर सच स्टेट with respect to any of the matter enumerated in list 2। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हमने पूरी पावर दे दी है। क्लॉज 1 एक तरफ, क्लॉज 2 एक तरफ, क्लॉज 3 में हम कह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली को पूरी पावर मिलेगी कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं उस स्टेट के रेस्पेक्ट में जिसकी हम बात कर रहे हैं। विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर, उन किसी भी मैटर के लिए जो कि हमने लिस्ट 2 में लिख दिए हैं। लिस्ट 2 को हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानेंगे। यहां पर कंक्लूजन अगर मैं करूं तो हमारे पास 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 विच इज टू बी कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 जिसको हम कहेंगे स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 जिसको हम कहेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमने पावर दे दी है पार्लियामेंट को, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने पावर दे दी है दोनों सरकार को, और स्टेट लिस्ट में हमने पावर दे दी है केवल स्टेट असेंबली को। क्लियर है? नीचे मैंने अगली स्लाइड्स में आप लोगों के रेफरेंस के लिए ये भी एग्जांपल दिए हैं कि कौन से मैटर यूनियन लिस्ट में कवर है, कौन से मैटर स्टेट लिस्ट में कवर है, और कौन से मैटर हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में कवर है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए ये समझने में कि किन मैटर्स पर कौन कौन सी सरकार के पास पावर है लॉ बनाने की। लेकिन मैं आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बता देना चाहता हूं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में ही टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में कभी भी टैक्स रिलेटेड लॉ नहीं बनाए जाते। इसमें हमेशा डेवलपमेंट, बेटरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर रिलेटेड लॉ बनते हैं जिसका टैक्स कलेक्शन और टैक्स लेवी से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन पर अगर कोई स्टेट और पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉमन लॉ बनाना चाहती है तो उस केस में वो मैटर कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, ना कि वो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में किया जाएगा। क्लियर है?
So Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the current concurrent list or state list. मतलब अगर कोई मैटर concurrent में नहीं है, स्टेट में नहीं है, तो सिंपल सा मतलब है कि वो यूनियन लिस्ट में है और वहां पर पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दी गई है लॉ बनाने की. Such power shall include the power of making any law imposing a tax is not mentioned in either of those lists. Clear है? So for your reference ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें मैंने यूनियन लिस्ट, जिसको हम लिस्ट 1 कहेंगे, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें हमने कुछ चीजें डाली है कि कहां कहां पर आप लॉ बनाने की पावर रखते हैं. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती हैं, इसमें जो लॉ बनाने की पावर, जिन जिन मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर दी गई है, उन मैटर्स को एंट्री नंबर के नाम से डिनोट किया जाता है. सो एग्जांपल के लिए रेलवे पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और वो यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1 में लिखा हुआ है एज एन एंट्री नंबर 22. सो क्योंकि ये मैटर यूनियन लिस्ट में क्लासिफाई करता है, तो रेलवे पर जब भी कोई लॉ बनेगा या लॉ अमेंड होगा या लॉ में कोई भी चेंजेस किए जाएंगे तो उसकी की पूरी पावर पार्लियामेंट के पास होगी. सिमिलरली एंट्री नंबर 38 आरबीआई के बारे में बात करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंट्री नंबर 85 कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करती है. एंट्री नंबर 90 टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स की बात करती है. एंट्री नंबर 97 एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द लिस्ट 3 एंड लिस्ट 2 इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन इन ईदर ऑफ दोज लिस्ट, उनकी बात करती है. सिमिलरली स्टेट 2 में, अच्छा बताइए इनकम टैक्स कौन सी सरकार लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है या कोई स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. सो बताइए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेवी करती है, इनकम टैक्स से लॉ से रिलेटेड लॉ बनाती है, तो इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ होना चाहिए? यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 में लिखा हुआ होना चाहिए. यस. सो स्टेट के पास जो पावर्स हैं, एंट्री हैं, वो उनकी कैटेगरी में हम बात करें तो उनके पास टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम है. एग्रीकल्चर इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है. हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाती है, वो एक अलग मैटर है. बट पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर कभी लॉ बनाने की बात आएगी या उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात आएगी तो वो पूरी की पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी. ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स, आपको पता ही है कि आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, जीएसटी आ चुका है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग एंड नार्कोटिक्स, इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है. पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है. एंड power to levy the excise duty and collection of the excise duty is still with the state, because ये सारे मैटर कहां लिखे गए हैं? अंडर द स्टेट लिस्ट. तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है और यही एक रीजन है कि ये जीएसटी इन पर अभी नहीं लगता है. क्लियर है? इसी तरह कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने बताया कि वो मैटर जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इंटरेस्ट रहेगा, दोनों के पास पावर रहेंगी, कॉमन पावर रहेंगी, बट यहाँ पर टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स लेवी जैसे कोई लॉ नहीं बनाए जाएंगे. वो हमारे सारे मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में क्लासिफाई होते हैं. जैसे कि एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई जो आपने सुना होगा, वो इसी कॉन्करेंट लिस्ट से बना है. Legal, medical and other profession are also fall under the concurrent list of Article 246. Clear है? So यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है इनकम टैक्स से रिलेटेड. अब हम डिटेल्ड इनकम टैक्स की बारे में बात करेंगे और मैं आगे का कुछ स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी शेयर करना चाहता हूं जिसको समझ के ही आप आगे की जर्नी को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे.
आप सभी लोग जानते हैं फरवरी के महीने में हमारे बजट्स प्रेजेंट होते हैं। बजट का मतलब होता है सरकार आने वाले साल के लिए पूरे पार्लियामेंट में एक अपना बजट पेश करती है, जिसमें वो बताती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या क्या चीजें करेंगे, हम कैसे कैसे फंड्स लेके आएंगे, हम कैसे अपना डेफिसिट पूरा करेंगे, हमारे फंड्स कैसे मूव होंगे, क्या बेटरमेंट होगी, हमने क्या फैसिलिटीज रेलेवेंट उसमें दी हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं बजट के अंदर। बजट जनरली फरवरी महीने में प्रेजेंट करती है रूलिंग गवर्नमेंट। जैसे अभी हम बात करें तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार फरवरी में अपना बजट पेश करती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें एक फाइनेंस का भी बजट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना एक बजट पेश करती है कि हम देश में पैसा कहां से लेके आएंगे, कैसे कैसे कलेक्शन होगा, क्या बेनिफिट हमने टैक्सेस को लेके, रेवेन्यूज को लेके एक्सपेक्टेड किए हैं, वो सारी चीजें बजट में एक्सप्लेन होती हैं। बजट में, फाइनेंस बजट में अगर मैं बात करूं तो हम दो तरह के टैक्सेस को कवर करते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। तो जब भी बजट प्रेजेंट होता है उसमें डायरेक्ट टैक्स की भी बातें होती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की भी बातें होती हैं। जब ये बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब लोकसभा में प्रेजेंट होता है, तो लोकसभा में एक्सेप्टेंस आने के बाद इस बजट को राज्यसभा भेज दिया जाता है। राज्यसभा से एक्सेप्टेंस आने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट के लिए इस बजट को भेजा जाता है। द मूवमेंट जहां पर प्रेसिडेंट इस बजट को असेंट दे देते हैं, ये बजट कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, राइट। सो जिस साल ये बजट एक्ट में कन्वर्ट होता है वो उस साल का फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो अभी फरवरी 2020 में बजट पेश किया गया। उस बजट को पार्लियामेंट ने लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के पास भेजा फॉर देयर असेंट। अगर वो असेंट उन्हें मिल जाती है तो वो फाइनेंस एक्ट 2020 बन जाएगा। सिमिलरली 2019 में फरवरी में एक बजट पेश किया गया होगा। जब वो बजट पास हो गया, प्रेसिडेंटशिप से उसको असेंट मिल गई, देन वो बजट हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2019 बन गया। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि फाइनेंस एक्ट 2019 हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम क्यों फाइनेंस एक्ट 19 पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंस एक्ट 20 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, राइट। इनकम टैक्स में एक टर्म बहुत बार यूज होगी, असेसमेंट ईयर। सो व्हाट इज असेसमेंट ईयर? छोड़ दीजिए ईयर वर्ड, छोड़ दीजिए, आप केवल अभी समझिए असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को असेस करना। असेस करना मतलब कैलकुलेट करना, कैलकुलेट मतलब डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन कर रहे हैं हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स। तो हम क्या असेस करेंगे? हम असेस करेंगे इनकम, और फिर क्या असेस करेंगे? उसका इनकम टैक्स। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा आपके हिसाब से बताइए? असेसमेंट ईयर मतलब वो साल जिस साल में हम इनकम को असेस करेंगे, और असेस करने के बाद हम उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब आप पढ़ लीजिए, जो हमने समझा वही यहां लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing from 1st April every year, the year in which income is assessed for tax। मतलब वो साल, वो 12 महीने का एक साल जो अप्रैल से शुरू होगा, और उस साल में हम अपनी इनकम को असेस करेंगे फॉर टैक्स। क्लियर है? प्रीवियस ईयर एक वर्ड आएगा आपके सामने। सो प्रीवियस ईयर अभी यहां क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए, आप केवल समझिए, लॉजिकली इसको अंडरस्टैंड करिए।
जब हम असेस करेंगे तो असेस किस बेसिस पे करेंगे? जो इनकम मैं कमा चुका हूं पिछले सालों में, मैं उसको असेस करूंगा, या जो इनकम मैं आने वाले साल में कमाऊंगा उसको असेस करूंगा? सो द आंसर इज, जो इनकम मैं ऑलरेडी कमा चुका हूं पिछले साल, मैं उसको असेस करूंगा कि मैंने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई, मैंने पूरे साल में जो इनकम कमाई उस पर मेरा क्या टैक्स बनता है। तो असेसमेंट ईयर के ठीक पीछे वाला साल, असेसमेंट ईयर के ठीक पीछे वाला साल जो होगा वो मेरा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर तो आप सभी जानते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर है। तो प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जो ठीक असेसमेंट ईयर के पीछे आया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अभी असेसमेंट ईयर अभी के लिए मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? ठीक एक साल पीछे, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। आप फिर से एक बार सोचिए, मैं आज बैठा हूं अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2020। अगर मुझे कोई अभी कहे कि आप अपनी इनकम असेस करो, तो मैं कौन से साल की इनकम असेस करूंगा? ऑप्शन नंबर 1 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ऑप्शन नंबर 2 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। सो द आंसर इज 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, मतलब ऑप्शन नंबर 1। मैं आज जब इनकम असेस करूंगा तो मैं फर्स्ट ऑप्शन वाले साल की इनकम असेस करूंगा। क्लियर है? तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा? जो मेरा असेसमेंट ईयर है उसके ठीक पीछे वाला साल मेरा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। अगर मैं दूसरी टर्म्स में बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर एक वो साल है, एक वो फाइनेंशियल ईयर है जहां पर मैंने इनकम को एक्चुअली में अर्न किया है। तो बताइए, आज जब मैं इनकम असेस करूंगा तो मैं कौन से साल में इनकम कमा चुका होऊंगा? मैं कमा चुका होऊंगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 में। तो आज मैं अगर बात करूं तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा? 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020। फाइनेंशियल ईयर मींस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। एंड इनकम इज इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 17-18 इज टैक्सेबल अंडर द असेसमेंट ईयर 18-19। होप ये लाइन आप सभी को क्लियर है। जो इनकम मैं 17-18 में कमाऊंगा, मैं उस पर जो टैक्स दूंगा मैं 18-19 में दूंगा। एंड सिमिलरली जो इनकम मैं प्रीवियस ईयर 18-19 में कमाऊंगा, उसका जो टैक्स होगा वो कब देना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर 19-20। और जो इनकम मैंने प्रीवियस ईयर 19-20 में कमाई है उसका टैक्स कब देना है? असेसमेंट ईयर 20-21। तो एज ए फाइनल कंक्लूजन मैं आप सभी को बता दूं, ये जो साल चल रहा है, साल है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये एक फाइनेंशियल ईयर है, ये एक प्रीवियस ईयर भी बन जाएगा। इसका जो असेसमेंट ईयर कहलाएगा वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये जो साल चल रहा है ये एक असेसमेंट ईयर भी है, लेकिन ये कौन से साल के लिए असेसमेंट ईयर है? पिछले साल के लिए, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना स्टूडेंट्स, ये दो काम करता है। ये एक अपने आप में प्रीवियस ईयर भी होता है और ये एक अपने आप में असेसमेंट ईयर भी होता है। बस हमें फर्क समझना पड़ता है कि जिस ईयर के रेस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं वो कौन सा साल है। अगर मैं करंट ईयर को जो कि चल रहा है इसको पिछले साल के रेफरेंस में देखूंगा
तो ये मेरा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और अगर मैं इसको आने वाले साल के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये करंट ईयर मेरा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। क्लियर है? होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? शैल वी गो ऑन? एक आपको वर्ड समझना पड़ेगा, हम इनकम टैक्स में बहुत बार यूज करेंगे। सो मैं चाहता हूं आप आज पहले सेशन में, पहली वीडियो में उन सभी बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लें ताकि हमें बाद में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। एक वर्ड आएगा एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब होता है पूरी तरह से एक्सक्लूड कर देना। आपको बहुत इनकम ऐसी मिलेंगी इनकम टैक्स के अंदर, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएंगी। सो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी इनकम्स की, बहुत सारी मिलेंगी आपको ऐसी इनकम जिसे मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी। ऑल्दो वो इनकम है, बट फिर भी वो मेरी इनकम का पार्ट नहीं बनेंगी, उनको हम कहेंगे एग्जेम्पशन। These income have to be excluded and will not form part of the gross total income. वो है exemption. But at the same time, कुछ इनकम ऐसी होंगी जिसे हम पहले आपकी इनकम में जोड़ेंगे, बाद में हम माइनस कर देंगे, उसे हम एग्जम्पशन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिडक्शंस। एग्जम्पशन और डिडक्शन में आप फर्क समझ लीजिए। एग्जम्पशन में हमने पर्टिकुलर आइटम को, पर्टिकुलर इनकम को आपकी इनकम में नहीं जोड़ा, उसे जोड़ा ही नहीं हमने, जबकि डिडक्शन में हमने पहले आपकी इनकम में उसको जोड़ा है और बाद में हमने उसे माइनस किया है। सो डिडक्शंस क्या है? डिडक्शंस हैव टू बी कंसीडर्ड बिफोर अराइविंग द नेट इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड, और बाद में हम उसे माइनस कर देते हैं। क्लियर? अब आपके सामने लिखा हुआ है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिस पर पूरा इनकम टैक्स और हमारा पूरा एजेंडा टिका हुआ है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो इसी सेक्शन पर आधारित है। ये सेक्शन ही है जिसकी वजह से हमारी आने वाली वीडियो सेशंस, क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं। ये सेक्शन ही ना होता तो इनकम टैक्स ही ना होता। देखिए, किसी भी लॉ में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक बाउंडिंग सेक्शन होगा, बाउंडिंग थिंग होगी, तो वो बाउंडिंग थिंग चार्जिंग सेक्शन कहलाती है। चार्जिंग सेक्शन मतलब इनकम टैक्स लगाया जाएगा। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, वो भी हमने पढ़ लिया। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन आएगा जिसके अंतर्गत हम इनकम टैक्स लगाएंगे। इस डेफिनेशन को, इस वर्ड को हमें एम्फेसिस करके पढ़ना है, यहीं से हमारा पूरा जर्नी स्टार्ट होगा। सो चार्जिंग सेक्शन इज 4। मैं आपको सेक्शन के बारे में भी कुछ बात बताऊंगा, उससे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन 4 एवरी पर्सन। आप एक एक वर्ड को इसमें कीवर्ड मार्क करेंगे। एवरी पर्सन मतलब हर पर्सन। पर्सन कौन होगा समझ लेंगे, सब कुछ यही लिखा मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में आएगा। बस अभी आप सुनते जाइए, अपने दिमाग में उसको समझते जाइए। सो एवरी पर्सन whose total income of the previous year, हर वो पर्सन जिसकी पिछले साल में टोटल इनकम, मतलब प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा चल रहा है? मैंने आपको शुरू के दौर में बताया था कि हम आगे जाके समझ लेंगे कि हम फाइनेंस एक्ट 19 क्यों पढ़ रहे हैं, 20 क्यों नहीं पढ़ रहे। सो उसका भी आंसर मिलेगा, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की इनकम की हम असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिस साल के लिए हम पूरा ये एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे लिए है प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। मतलब उस साल में हमने जो कमाया होगा उस पर हमें अब टैक्स देना है।
उस साल में हमने जो कमाया है उस पर हमें अब टैक्स देना है। क्लियर है? सो एवरी पर्सन, हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो गई है इनकम। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है देखेंगे। इज एन एसएससी, वो एसएससी है एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो उसे इनकम टैक्स में चार्जेबल बनाया जाएगा। एट द रेट, और उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट। कौन से रेट से, किस रेट से देगा वो इनकम टैक्स? 2% देगा, 5% देगा, 10% देगा या 25% देगा? कितना देगा? सो रेट कहां लिखे मिलेंगे? एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, फाइनेंस एक्ट मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2019 की, तो हर साल के फाइनेंस एक्ट में, हर साल के फाइनेंस बजट में आपके इनकम टैक्स रेट रिवाइज होते हैं। भले ही वो रिवाइज होते हैं नहीं होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेरा पॉइंट है हर साल नए रेट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और ये जो रेट प्रिस्क्राइब होते हैं ये फाइनेंस एक्ट के अंदर होते हैं। फाइनेंस एक्ट 2019 मतलब फरवरी 2019 में बजट दिया गया था। सरकार ने बताया था आने वाले साल में हम ये सब करेंगे। तो बताइए 2019 के बाद जो साल शुरू होगा, फरवरी 2019 के बाद जो साल शुरू होगा वो कौन सा साल होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20। तो उस वाले साल की इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो किस रेट से लगेगा, ये कहां लिखा मिलेगा हमें? ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 2019 में लिखा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पहले ही बताएगी ना कि आने वाले साल में जो भी आप कमाओगे मैं उस कमाई पर इस रेट से टैक्स लूंगा। गवर्नमेंट धप्पा तो नहीं करेगी, अचानक से तो आपको बताएगी नहीं कि अच्छा पूरे साल आपने कमा लिया, चलो अब मैं आपको बताती हूं कि इतना टैक्स लेंगे, तो वो तो जस्टिफाई नहीं होगा ना। सरकार आपको पहले ही बता रही है, 1 से 1.5 महीना पहले बता रही है कि डियर आप पूरे साल में जो कमाने जा रहे हो, आने वाले साल में जो कमाने जा रहे हो, उस पर मुझे इस रेट से टैक्स लगाना है। तो फाइनेंस एक्ट 2019 में जो रेट दिए गए थे वो एप्लीकेबल थे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में कमाई जाने वाली इनकम पर। सो आपको आंसर मिल गया होगा इस बात का कि हम फाइनेंस एक्ट 19 क्यों पढ़ रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें अभी ये क्लियर नहीं हुआ। डियर, हम आज की डेट में जो टैक्स देंगे वो उस इनकम पर देंगे जो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में कमाई गई है, और उसके जो रेट डिफाइंड होंगे वो फाइनेंस एक्ट 2019 में डिफाइंड होंगे। फाइनेंस एक्ट 2020 में जो रेट दिए गए हैं वो उस इनकम पर एप्लीकेबल होंगे जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कमाई जाएगी, और जिस पर हम टैक्स देंगे उसके अगले साल जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? एक वर्ड हमारे सामने आएगा एसएससी। सो एसएससी क्या है? एसएससी मीन्स a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. This act मतलब income tax act. So SSC एक वो पर्सन है, पर्सन को अभी हमने नहीं समझा है, हम आगे जाके समझ लेंगे। SSC वो पर्सन है जिसके ऊपर या जिससे हमें कोई सम ऑफ मनी लेनी है अंडर दिस एक्ट। मतलब मान लीजिए मेरे को सरकार के बाय वे ऑफ इनकम टैक्स या बाय वे ऑफ एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट मुझे कुछ पैसा सरकार का देना है, तो मैं सरकार के लिए क्या बन जाऊंगा? एसएससी। एसएससी इन एडिशन इट इंक्लूड्स, जो हमने ऊपर समझा कि मुझे सरकार का कुछ पैसा देना है इस एक्ट के अंतर्गत, तो मैं एसएससी हूं, तो वो तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिसे हम एसएससी के डेफिनेशन में
कवर करेंगे। वो कौन लोग हैं? एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment। मतलब हर वो पर्सन जिसके ऊपर इस एक्ट में असेसमेंट की कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन मतलब एक कैलकुलेशन हम करते हैं, और जब हम कर लेते हैं कैलकुलेशन तो एक कैलकुलेशन डिपार्टमेंट भी करता है। डिपार्टमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं। पहले डिपार्टमेंट आपको कह रहा है सुनो, आप ईमानदारी से अपनी इनकम असेस करो, ईमानदारी से आप अपना टैक्स हमें दे दो। जब आप ईमानदारी से असेस कर लोगे, ईमानदारी से टैक्स दे दोगे, तो अब हम भी तो असेसमेंट करेंगे ये देखने के लिए कि आपने कितनी ईमानदारी दिखाई है। तो वो असेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ। अगर किसी पर्सन के ऊपर वो असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है तो वो पर्सन भी क्या बन जाएगा? एसएससी। अब असेसमेंट किस चीज का स्टार्ट हुआ? उसकी इनकम का, फ्रिंज बेनिफिट्स का, या एनी इनकम ऑफ अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब इनकम किसी और की थी लेकिन उसका असेसमेंट मेरे ऊपर हो रहा है, तो मैं क्या बन जाऊंगा? एसएससी बन जाऊंगा। और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और बाय सच अदर पर्सन। इसका मतलब ये है डियर, अगर आपके ऊपर कोई असेसमेंट स्टार्ट हो गया है, चाहे वो आपकी इनकम से रिलेटेड हुआ है या किसी और पर्सन की इनकम या लॉस से रिलेटेड हुआ है, तो आप डिपार्टमेंट की निगाह में, आप इस एक्ट की निगाह में एसएससी कहलाओगे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे फैमिली में एक कोई छोटा बच्चा है, उसकी इनकम आती है, उसकी इनकम क्योंकि टैक्सेबल नहीं हो सकती, वो माइनर है, तो उसकी इनकम पर मुझे टैक्स देना पड़ता है किसी भी रीजन से। तो मैं डिपार्टमेंट के लिए, मैं इनकम टैक्स के लिए, मैं इस एक्ट के लिए एसएससी कहलाऊंगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली मेरी इनकम असेस नहीं हो रही है, रादर मैं एसएससी कहला रहा हूं किसी और पर्सन की वजह से। ठीक है। असेसमेंट का मतलब दिस इज अ प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। मैंने आपको बताया, सरकार आपको कहती है पहले आप इनकम असेस कर लो, आप अपनी ईमानदारी दिखा दो, उसके बाद हम आपको चेक करेंगे कि आप कितने ईमानदार थे। तो असेसमेंट का मतलब होगा कि डिपार्टमेंट जब भी आपकी इनकम असेस करने बैठेगा। असेसमेंट दो तरह की होती हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। एक होती है नॉर्मल असेसमेंट और एक होती है रीअसेसमेंट। नॉर्मल असेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि पहली बार असेसमेंट हो रहा है। पहली बार असेसमेंट का मतलब उस साल की इनकम को पहली बार असेस किया जा रहा है, दैट इज अ नॉर्मल असेसमेंट। और रीअसेसमेंट का मतलब एक बार हम आपका असेसमेंट कर चुके थे, कुछ टाइम बाद हमें फिर से पता चला कि कुछ छूट गया था, कुछ गलती हो गई थी, कुछ रह गया था, तो हम आपकी इनकम को फिर से असेस करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रीअसेसमेंट ऑफ इनकम प्रीवियसली असेस्ड। होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? ऊपर हम छोड़कर आए थे एक वर्ड पर्सन, मैंने बताया था पर्सन को हम आगे पढ़ेंगे। तो पर्सन जितना वर्ड छोटा है उतना ही इसका डेफिनेशन बड़ा है। पर्सन का मतलब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो मेजर हो, कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल मेरे लिए इनकम टैक्स के लिए पर्सन कहलाएगा। एक एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप सभी जानते हैं, तो वो एचयूएफ भी क्या कहलाएगा? पर्सन। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, और एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी क्या कहलाएंगी? पर्सन। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जब एक से ज्यादा पर्सन
मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई, बीओआई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक मिलाकर बनाई गई संस्था कहलाती है। लेकिन एओपी और बीओआई में एक बेसिक डिफरेंस है, आप समझिएगा। दोनों का ही पर्पस है कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब इंडिविजुअल्स मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। लेकिन जब पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है। तो जब एक से ज्यादा पर्सन मतलब इंडिविजुअल के अलावा कोई भी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाती है। लोकल अथॉरिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सन। तो ये सभी पर्सन है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस पर्सन की डेफिनेशन को देखते हुए आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं बचता जो पर्सन की डेफिनेशन में ना आता हो। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, सारी चीजें पर्सन में आती हैं। जो आप सोच सकते हैं वो सब पर्सन में आता है। ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है मैं उनकी बात कर रहा हूं। एनिमल्स आर नॉट कवर्ड इन अ कैटेगरी ऑफ पर्सन, राइट। सो नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सन। कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में कवर होती है। कंपनी दो तरह की होती हैं, आप सब जानते हैं। एक डोमेस्टिक कंपनीज, एक फॉरेन कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी को सेक्शन 226 में डिफाइन किया गया है। बहुत सिंपल सी कंडीशन दी गई है कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी बनाने के लिए। पहली कंडीशन है कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कंपनी किसी ऐसे लॉ के अंदर बनाई गई है जो कि इंडिया का पार्ट है। रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। कंपनी का जो आरओ है, रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्रिंसिपल ऑफिस है, वो इंडिया में है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है देन वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। और अगर आप डोमेस्टिक कंपनी नहीं हो, मतलब आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो आप फॉरेन कंपनी कहलाओगे। क्लियर? सो कंपनी के दो टाइप निकले हैं, एक डोमेस्टिक एक फॉरेन। दोस्तों अभी हमने 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले एक चर्चा करी कि आप इनकम कमाते हो एक साल में और टैक्स देते हो उसके अगले साल में। लॉजिक क्या था? मैं पहले पूरे एक साल मेहनत से इनकम कमाऊंगा, तभी तो मैं अगले साल कैलकुलेट करूंगा कि मैंने पूरे साल में क्या इनकम कमाई है, तभी तो मैं टैक्स दे पाऊंगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप इनकम कमाते भी जाओ और टैक्स देते भी जाओ, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कह पाना कि मैं कितनी इनकम कमा रहा हूं, उस पर कितना टैक्स दूं, क्योंकि मुझे तो फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, कल को मेरी इनकम आएगी नहीं आएगी। सो इन प्रोसीजरल इश्यूज को खत्म करने के लिए सिंपल सा लॉ, सिंपल सा फंडा क्रिएट किया गया था कि आप पहले पूरे एक साल में इनकम कमा लो, उसके अगले साल में आप उस पर टैक्स दे दो। क्लियर? सो एक रहेगा प्रीवियस ईयर, एक रहेगा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाओगे, असेसमेंट ईयर में आप उस पर टैक्स पे करोगे। राइट? यहां तक कोई डाउट नहीं है। बट ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप इनकम जिस साल में कमाते हो आपको उसी साल में उसका टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब यहां पर आपका फंडा अप्लाई नहीं होता कि आप पहले इनकम कमा लो, साल खत्म होगा उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? आप जिस साल में इनकम कमाओगे उसी साल में आप टैक्स पे कर देना। मतलब जो प्रीवियस ईयर है वही प्रीवियस ईयर आपके लिए असेसमेंट ईयर भी बन जाएगा। वी विल नॉट वेट, डिपार्टमेंट विल नॉट वेट
फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कलेक्ट एंड लेवी द टैक्स। मतलब अभी साल चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस साल में जो आप इनकम कमाओगे उस पर अगले साल टैक्स मत देना, इसी साल दे देना। सो देयर आर 5 सेक्शंस, देयर आर 5 केसेस जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और हमें सेम ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। फर्स्ट, सेक्शन 172, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग का बिजनेस करता है तो उसके केस में हम टैक्स सेम फाइनेंशियल ईयर में, सेम प्रीवियस ईयर में ही कलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन 174, पर्सन लिविंग इंडिया विद नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। एक ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है आने वाले टाइम में इंडिया वापस आने की, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें भरोसा नहीं है कि आप आने वाले टाइम में हमें टैक्स देने के लिए वापस आओगे या ऐसा कुछ अरेंजमेंट करोगे कि हमें हमारा टैक्स मिल जाए। तो डियर, जब आप इंडिया छोड़ के जा रहे होगे तो जाने से पहले आप हमारा टैक्स पे करके चले जाना। सेक्शन 174A, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पस। जब भी कोई आप AOP BOI बनाओगे, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाओगे विच इज अ वेरी शॉर्ट टर्म, तो उस केस में आप सेम साल में ही अपना टैक्स पे कर देना, हम वेट नहीं करेंगे अगले साल का। सेक्शन 175, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को चुनाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, बर्डन खत्म करने के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, वी विल कलेक्ट द टैक्स इन अ सेम ईयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेक्शन 176, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस आपने उसी साल या किसी पर्टिकुलर साल में बंद कर दिया तो गवर्नमेंट आपसे तुरंत टैक्स मांगेगी। दे विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कम कि अगला साल आएगा, असेसमेंट ईयर आएगा, असेस करेंगे तब टैक्स लेंगे। हम आपसे सेम ईयर में टैक्स ले लेंगे। लेकिन इस वाले केस में पर्टिकुलर सेक्शन 176 के केस में असेसमेंट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एओ। मतलब एओ के पास मर्जी है, अगर वो असेसमेंट करना चाहे तो सेम साल में भी कर सकता है और अगर वो चाहे तो अगले साल के लिए उसको डेफर भी कर सकता है। होप यहां तक आप सभी लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। सेक्शन 172, 174, 174A, 175 एंड 176, जहां पर हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, हम सेम साल में ही आपसे इनकम टैक्स वसूल लेंगे। क्लियर है? सो डियर, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ द इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम एंड इससे रिलेटेड जो हमारे इस वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, सो मैं अभी के लिए इसको स्टॉप कर देता हूं। हम नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे जिसमें हम बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपकी इन लाइक्स के ही मोटिवेशन से मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।